बात करने की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ 9 है हमारे पास। और जो लॉ 9 है वो है जो प्लेइंग एरिया है उसकी तैयारी के बारे में है और उसकी मेंटेनेंस के बारे में है। तो प्लेइंग एरिया इसलिए हाथ से इम्पोर्टेंट होता है कि सबसे वो एरिया पूरे ग्राउंड में जहाँ पर बाउंड्री के अंदर हम लोगों ने काम करना होता है उसको पूरे को प्लेइंग एरिया कहते हैं ना। एक तो पिच उसमें शामिल है, स्टेज शामिल है, और बाकी सारे जो हिस्सा है एल्स वो तमाम इसमें क्या होता है, शामिल होता है। तो इसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जो एक्सपीरियंस के हमने गेन किए हैं कि इस तमाम काम को हमने कैसे मैनेज करना होता है। पहला जो उसमें पार्ट है वो रोलिंग के बारे में है। तो एक तो कुछ ये बस अपना साइलेंट कर लें ज़रा, तो आपका माइक्रोफोन साइलेंट कर लीजिएगा, उससे म्यूट कर लीजिएगा। तो इसमें ऐसा है कि कोई माइक किसी का ऑन है, काइंडली इसे साइलेंट कर लें। एक मिनट साइलेंट कर लें। अच्छा जी, इसमें ऐसा है कि बैच के दौरान में आमतौर पे जो रोलिंग का कंसेप्ट है वो ऐसे टाइम आता है जो कुछ ऑप्शंस हैं जो अलाउड हैं, अदरवाइज जो रोलिंग है वो पिच की अलाउड नहीं होती है ना। उसमें एक तो ये है कि रोलिंग कब होती है, जब इनिंग्स चेंज होती है। कोई भी मैच है, वनडे है, T20 है, मोर देन वनडे है, उसमें जब इनिंग्स चेंज होगी तो उस टाइम पे जो रोलिंग है ना वो परमिटेड होती है। और इसके अलावा जो है, जब आपके पास मोर देन वनडे मैच है, जब नए दिन का आगाज होता है, तो जो कप्तान बैटिंग कर रहा होता है वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि पिच को रोल किया जाए। और एक ऐसा सूरत हाल है जब आप की पिच जो है ना उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बारिश के बाद ये ऐसा इवेंट होता है, तो पिच जो है वेट हो जाता है। तभी जो है ना वो अंपायर्स अपनी मर्जी से इसको ना, विदाउट एडवाइस ऑफ एनी कैप्टन और एनी अदर पर्सन, अगर वो चाहें तो उस पिच को सुटेबल करने के लिए या बेहतर करने के लिए जितना चाहें वो रोल का या कोई और भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस सूरत हाल में कोई ममानियत नहीं है कि अगर आप देखते हैं कि पानी सरफेस के नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ, तो उस टाइम पे फिर रोल से थोड़ा सा उसको हम ड्राई करने की सरफेस को कोशिश करते हैं। अगर बीनीथ पानी काफ़ी ज़्यादा होता है तब रोल से पानी ऊपर भी आ सकता है। खैर वो हम आगे पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। और जहाँ तक ये कंसेंट है, ये कैप्टन कंसेंट होता है, बैटिंग कैप्टन कंसेंट होता है कि जब उसने रोल लेना होता है। इसमें नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि हम लोग जब ब्रेक आती है, इनिंग्स ब्रेक आती है, तो हम कप्तान से खुद पूछ लेते हैं जाके, या बुला के पूछ लेते हैं कि आपको रोल चाहिए और कितने मिनट का चाहिए। वैसे ये अंपायर ड्यूटी में शामिल इधर तो नहीं है, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट के लिए आपने कोशिश करनी है कि आपने कैप्टन से पूछ लेना है। और जहाँ पर फोर्थ अंपायर अवेलेबल हो तो फोर्थ अंपायर जो है ना इस पूरे प्रोसीजर को लुक आफ्टर करता है, चाहे वो बिफोर द डे रोलिंग है, चाहे इनिंग्स के दौरान जो है ना वो कोई रोलिंग हो तो उसको जो फोर्थ अंपायर वो मैनेज कर रहा होता है इस चीज़ को। इसके अलावा एक सूरत हाल खास एक स्पेशल कंडीशन आ जाती है कि वैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे कि थिक ब्लैक क्लाउड में अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमने टॉस करवाना है। हालांकि अंदेशा होता है कि हो सकता है कि टॉस के फौरन बाद बारिश हो जाए, या आप जैसे कॉल ऑफ प्ले करें तो बारिश के चांसेस बन जाएं। तो इस सूरत हाल में भी हम जाके ना टॉस हमारा कराना जो है ना वो बाइंडिंग है, ज़रूरी है। टॉस के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं, बैड लाइट होती है या बारिश होती है, तो उसको जिस तरह से डील हम करते हैं तो वही डीलिंग होती है। अब एक ऐसा मैच है जिसमें टॉस के बाद और कॉल ऑफ प्ले से पहले पहले जो है ना वो बारिश जो है ना वो हो गई। एक टीम ने चूज कर लिया था कि उसने बैटिंग करनी है अब, तो या उसको दूसरे कप्तान ने इनवाइट कर लिया था कि बैटिंग करें आप। तो अभी सूरत हाल में अगर कंसिडरेबल टाइम
ज़ाया हो जाता है और आप फील करते हैं कि इतना स्पेस जो है वो हो गया है कि पिच की नोयत जो है ना वो तब्दील हुई है थोड़ी सी। तो इस सूरत हाल में अगर बैटिंग कैप्टन कहता है कि मुझे आप रोलिंग जो है ना वो रोल कर दें अप टू 7 मिनट्स, यानी कि उसमें 7 मिनट से ऊपर नहीं होता, तो वो फिर आप उसको ना अगर आप फील करते हैं कि कोई ख़ास उसका इफेक्ट हो चुका है पिच के ऊपर, तो उसको अलाउ कर भी सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो बेटर प्रैक्टिस ये है कि कोई कप्तान रिक्वेस्ट कर ले तो आप कंट्रोवर्शियल ना होने के लिए उसको रोल करवा भी लें, तो कोई इतना इशू नहीं, क्योंकि परमिटेड है ना, आपके लिए परमिशन है उसको कि वो रोल ले सकता है उस सूरत हाल में। और जो टाइमिंग है रोलिंग की वो 7 मिनट होती है। और रोल आप प्री मैच ब्रीफिंग में बता देते हैं कि कौन कौन सा रोल अवेलेबल है। उसमें लाइट रोल है, हैवी रोल है, ऑटो रोलर है, 500, 1000, 1500, 2000 जो भी उसकी होती है वेट, वो आप उसको कप्तान को बता देते हैं कि ये रोल जो है ना वो अवेलेबल है। तो उसमें से वो कोई एक रोल जो है ना वो चूज कर सकता है। और एक ही रोल जो है ना वो ऐसा नहीं कहेगा कि पहले 3 मिनट लाइट कर दें और 4 मिनट हैवी कर दें। ऐसा वो जो है ना वो नहीं कह सकता, कोई एक रोलर जो है ना वो उसको चूज कर सकता है। समटाइम ये होता है कि कप्तान आ रहे होते हैं, वो आपको कहते हैं कि हमें 6 मिनट 5 मिनट रोल कर दें, और बाद में ऐसा होता है कि जब वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो कोच कहता है जी रोल ना कराओ, तो कप्तान ये फैसला में वापस भी ले सकता है ना। मतलब वो कॉल कर ले, रहने दे सर कोई बात नहीं, रोल अगर रोल जा रहा हो और मना कर दें कि मुझे रोल नहीं चाहिए, तो आप रोल ना करवाएं, इसकी डिस्क्रिप्शन उसने करवाना है या नहीं करवाना है। ये मैंने बता दिया अभी आपको कि अगर मोर देन वन रोलर अवेलेबल हैं तो कैप्टन जो है बैटिंग करने वाला वो चूज करता है किसी एक रोलर को। अब ये जो टाइम ऑफ परमिटेड रोलिंग है वो देख लें आप कितनी है, मैक्सिमम 7 मिनट है। और ये जब मैच का सेकंड डे या थर्ड डे होता है तो हम ये 30 मिनट से पहले जो है ना वो नहीं करते। इसकी वो आखिरी आधा घंटा होता है, अगर जैसे 10 बजे स्टार्ट है मैच तो 9:30 से 10 बजे के बीच में हमने ये काम अपना मुकम्मल कर लेना है इसको। और उससे पहले जो दूसरी चीज़ें हैं, स्वीपिंग है या मोइंग है, उससे पहले कंप्लीट जो है ना वो हो जानी चाहिए। लेकिन कैप्टन कह सकता है कि मुझे आप आखिरी 10 मिनट में रोल कर दें, मतलब लास्ट 10 मिनट्स तक वो इस रोलिंग को डिले करवा सकता है। तो वो अगर रिक्वेस्ट करे तो आप वेट कर लें, 9:50 पे भी रोल आप करके जो है ना इस मैच को 10 बजे स्टार्ट जो है ना वो करवा लेंगे। इसके अलावा ये है कि ये स्केड्यूल टाइम हो गया। अगर किसी वजह से मैच डिले है सेकंड डे थर्ड डे, तो फिर जो 30 मिनट हों उस टाइम के स्टार्ट से पहले उसमें भी ये रोलिंग का अमल जो है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि मेरा ख्याल है कि जब भी आप टाइम को स्केड्यूल करें, स्टार्ट को आधा घंटे का टाइम जरूर दें। मतलब स्टार्ट 9 विजिट किया है तो 9:25 विजिट किया आपने, या 10:30 पे विजिट 25 विजिट किया है तो आप कहें 11 बजे मैच स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, ताकि ये कंडीशन जो है ना वो आप पूरी करवा सकें जो 30 मिनट की है, नॉट मोर देन 30 मिनट बिफोर द टाइम स्केड्यूल्ड और रीस्केड्यूल्ड फॉर प्ले टू बिगिन। तो ये आपकी मैनेजमेंट है कि आपने कितना कम कंट्रोवर्शियल होना है और मैच को कितना कम कंट्रोवर्शियल करना है। तो कोशिश करें चीज़ें ऐसी हो जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए। उसके बाद है क्लियरिंग डेब्रिस फ्रॉम द पिच, यानी कि पिच पे से जो कंकरियां होती हैं उनकी सफाई का अमल है। तो और मोइंग, पता को मोइंग पहले होती है और मोइंग के बाद जो है ना वो हम डेब्रिस जो है ना क्लियर करते हैं। और ये अमल जो है ना मोइंग के फ़ौरन बाद करना चाहिए और रोलिंग से पहले होना चाहिए। और इसका भी टाइमिंग है, नॉट अर्लियर देन 30 मिनट्स और नॉट लेटर देन 10 मिनट्स बिफोर द टाइम फॉर और एनी रीस्केड्यूल टाइम फॉर स्टार्ट ऑफ प्ले। ये भी उसी से रिलेट करता है कि 30 मिनट जब, अब देखें ना इसमें आपने अगर मोइंग कराई है 9:20 पे, तो ये आप कोशिश करें कि 9:30 तक जो है ना इसको अपना जो अमल है पूरा क्लियर कर लें। इसको 9:30 पे इसको डेब्रिस को साफ करने का अमल स्टार्ट कर लें। और ये उस 20 मिनट के स्पेस में जो है ना मुकम्मल हो जाना चाहिए और उसके फ़ौरन बाद जो है ना वो रोल हो जाना चाहिए। तो इसमें लिखा है नोट अर्लियर देन 30 मिनट्स का, ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप 9:29 पे इसको ना स्टार्ट नहीं कर सकते, 9:30 पे इसको आप स्टार्ट करेंगे डेब्रिस को क्लियर करने का अमल।
तो समटाइम ऐसा भी होता है कि लोग 9 बजे ही मोइंग करा लेते हैं, उसके बाद ही वो डेब्रिस का भी सफाई करवा लेते हैं कि जब टॉस और जब वो रोल वगैरह करवाना होगा सेकेंड डे तो टाइम पे रोल हो जाए। लेकिन कंडीशन लिखी हुई है ये लॉ में, यही है कि डेब्रिस को जो क्लियर करने का अमल है वो 30 मिनट से पहले नहीं हो सकता। तो 9:30 बजे इसको आपने, अगर 10 बजे स्टार्ट टाइम है तो 9:30 बजे इसको आप जो है ना वो अर्लीस्ट जो भी है उसको टाइम है इसको क्लियर कराने का। इसके अलावा बिटवीन द इनिंग्स जो है वो है अलग चीज़ है, और रोलिंग से पहले इसको आपने मुकम्मल कराना है। और इसके अलावा जो इंटरवल्स होते हैं मील्स के उस पर भी सफाई होती है, लाइनिंग वगैरह करवानी होती है आपने, ये उस टाइम पे भी अमल हो सकता है। अब इसमें जो डेब्रिस को उठाने का अमल है वो स्वीपिंग से होता है। अगर आप अंपायर समझते हैं कि जी स्वीपिंग का जो अमल है या झाड़ू जो इस्तेमाल हो रहा है वो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ तो बड़े सॉफ्ट ब्रश होते हैं, आईसीसी में काफ़ी सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करते हैं, अच्छे वेन्यूज पे क्या होते हैं बड़े सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं जो कि पिच को इतना इफेक्ट नहीं करते। लेकिन ये देखा होगा कि लोकल मैचेस में जो ग्राउंड में लंबा सा झाड़ू लेकर आ जाते हैं और बड़ा हार्ड होता है और उससे जो पिच है वो ख़राब हो सकती है। अगर आप देखते हैं कि डेब्रिस को इस तरह साफ करने से पिच जो है ना वो डैमेज हो रही है, तो बाई हैंड से इसको भी आप करवा सकते हैं, स्वीपिंग के बगैर डेब्रिस को बाई हैंड भी उठाया जा सकता है। और वही पूरा उसकी जो टाइमिंग है ऐसी ही है एज इट इज़ है, जैसे कि पहले मैंने आपको इस लॉ के इस पार्ट में बयान की थी। अब जो डेब्रिस होती हैं उसको बाई हैंड भी कोई इतराज़ नहीं है, आप हाथों से भी उठा सकते हैं स्वीपिंग के बगैर, और बिफोर द मोइंग। या इसके अलावा ये है कि अगर अंपायर जब फील करता है कि डेब्रिस ज़्यादा हो गई हैं और वो पिच पे मुश्किल दे रही हैं बैट्समैन को या किसी और भी पार्टिसिपेंट को, तो आप उस वक्त भी इसको सफाई आप इसकी करवा सकते हैं। लिखा हुआ है कि बिफोर मोइंग एंड वेन एवर आइदर अंपायर कंसिडर्ड नेसेसरी, जब भी फीलिंग आ जाए ना कि इसके इसकी मौजूदगी है डेविस की जो है ना वो डिसएडवांटेज है किसी टीम के लिए, तो आप इसको रिमूव करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आगे है कि मोइंग का जो अमल है तो मैच स्टार्ट से पहले तो जो ग्राउंड अथॉरिटीज़ हैं उसके उसको कंप्लीट कर रही होती है मोइंग को। लेकिन मैच हो स्टार्ट हो जाने के बाद जितनी भी मोइंग्स हैं वो अंपायर्स के सुपरविजन में की जाती हैं। ये प्री मैच जो ब्रीफिंग होती है उसमें हम डन कर लेते हैं कि मोइंग जो है वो मशीन अवेलेबल है या नहीं है, मोइंग मशीन अवेलेबल है या नहीं है उसका पहले से हम डन कर लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर मोइंग मशीन ना हो तो ये डिसएडवांटेज होता है किसी टीम के लिए हो सकता है, अगर पहले अलाउ कर दी और बाद में ये अवेलेबल ना हो पाए। तो इसमें आउटफील्ड की मोइंग जो है ना वो मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले पहले तक भी हो सकती है, लेकिन जो पिच मोइंग है वो 30 मिनट्स बिफोर आपने उसकी कंप्लीट कर लेनी होती है एटलीस्ट। तो बात यह है कि समटाइम ये होता है कि आउटफील्ड की जो मोइंग है पूरी की पूरी मोइंग जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती। अगर ना हो सूरत हाल में तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पहले दिन इस पार्ट को, सेकंड डे इस पार्ट को, थर्ड डे इस पार्ट को जो है ना उसकी मोइंग करनी है। वैसे कोशिश करें कि अगर मोइंग जितनी हो चुकी है मैच से पहले उसको ही डन कर लें, अगर ग्रो नहीं हो रहा अपना ग्रास, क्योंकि बाद में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो एक पार्ट दूसरे पार्ट तीसरे पार्ट की मोइंग के बारे में। तो पहले ही हम बता देते हैं कि मोइंग जितनी हुई है आउटफील्ड की उतनी हो चुकी है। बाकी पिच जो है ना उसकी मोइंग होती है, और पिच पे अभी इसमें एक सवाल ही बड़ा उठता है कि अगर पिच बिल्कुल बेयर्ड हो, उस पर तिनका ना हो ग्रास का, फिर क्या होगा। अब इसमें हम लास्ट टाइम तक जितना पढ़ते रहे हैं और कुछ ऊपर के जो अंपायर्स हैं उनसे डिस्कस होता रहा है, उसमें ये कहते हैं कि अगर तिनका ना भी हो तब भी जो मोइंग मशीन है वो आएगी और घूमेगी उसके ऊपर। क्या इसका लॉजिक समझ नहीं आता मुझे, आज तक समझ नहीं आया कि जब तिनका ना हो, बिल्कुल बेयर पिच है, तो उसमें मोइंग का क्या इफेक्ट होगा। लेकिन कहा जाता है कि मोइंग का जो अमल है वो किया जाएगा, अगर डन है मोइंग होनी है तो ये मोइंग का अमल होगा। हाँ, मैच से पहले आप कह दें कि किसी भी चीज़ की मोइंग नहीं होगी तो चलें, वो खैर अलग इशू है, वो पहले ही हमने मना कर दिया कि मोइंग हम ना पिच ही करेंगे और ना ही आउटफील्ड की मोइंग करेंगे। वो कंडीशन है, इक्विपमेंट अवेलेबल होने पे है, वो आप उसको फिर इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और जितनी मोइंग होती है ना ये सारी की सारी दुराने मैच, ये सारा अंडर द सुपरविजन ऑफ अंपायर्स होती है। और जहाँ फोर्थ अंपायर अवेलेबल होता है वहाँ जो फोर्थ अंपायर है वो आके मोइंग का प्रोसीजर मुकम्मल करवा देता है। ऐसा भी हो सकता है कि मोइंग मशीन डे 1 को काम कर रही हो, डे 2 को काम ना करे, तो मैच को आप नहीं रोक सकते ना। मतलब पहले से पहले आया था कि स्क्रीन्स अवेलेबल हैं फर्स्ट डे मैच के, बाद में कोई तूफान आंधी आया वो फट गई हैं,
या उतर गई हैं सारी की सारी, तब भी मैच कंटिन्यू रहेगा। तो अ, किसी इक्विपमेंट के सर खराब होने। स्लाइड जी सर स्लाइड कोई भी नहीं चल रही सर, जो फर्स्ट स्लाइड। जी हम्म, सर, मैं कह रहा हूँ स्लाइड कोई भी नहीं चल रही, जो शुरू में स्लाइड है लाइज ऑफ अच्छा अच्छा। क्रिकेट 9, तो हाँ, यही बस उसी पे सर रुकी हुई है। अच्छा शायद नेट स्लो आ रहा है, मैं दोबारा से इसको करके ऑन, वैसे स्लाइड में शेयर कर दूंगा। मैं आगे काफी स्लाइड पे चला गया हूँ, लेकिन ये है कि मैं दोबारा से आपको शेयर कर दूंगा। वैसे आप सुन तो रहे हैं, समझ आ रहा है आपको हाँ स्लाइड हाँ बिल्कुल सर, हाँ आवाज़ में? बिल्कुल क्लियर आ रही हाँ है। ठीक है स्लाइड सर, से मैं ठीक। शेयर कर दूंगा, कोई ठीक। प्रॉब्लम एज इट होगा उसका तो नहीं आ रही है। तो खैर वो मैं स्लाइड्स आपको ना उसको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको। तो अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ उसको जरा देख लें, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो समझे आज रेडियो लगा हुआ है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसे क्या करना है। अच्छा इसमें ये है कि वो अगर कोई मशीन वगैरह खराब हो जाए डे वन को, मल्टीपल डे मैच है, तो आप उसको कह सकते हैं कि उसको तो अगर आप मैच तो नहीं रोक सकेंगे ना, कोई भी इक्विपमेंट आपका अगर खराब हो जाता है तो आप मैच नहीं रोक सकते, क्योंकि है तो ये अनफेयर कि डे वन को एक पिच ने मॉन पिच पे मैच को बैटिंग की है, सेकंड डे आपको स्नोइंग मशीन ही नहीं है, और वो दूसरी टीम को जो है ना वो जो हैवी ग्रास है उसमें मैच खेलना पड़ रहा है तो ये डिसएडवांटेज ही। लेकिन अब एक ह्यूमन एरर तो नहीं है, ये तो एक एरर है इक्विपमेंट का, जो कभी भी जो मशीन है खराब हो सकती है, लेकिन प्लेइंग टाइम को आपने जो है ना मैक्सिमम कवर करना है, उसके बाइस जो है ना आपने मैच को नहीं रोकना। हत्ता कि अगर डेंजरस पिच हो जाती है ग्रास बड़ा होने से तो वो अलग बात है, वो आप डेंजरस करके तो आपके पास डिस्क्रिप्शन है कि आप इसको मैच को रोक सकते हैं, वो आपका एक अलग इशू है। अदरवाइज जो आप मैच को इक्विपमेंट की फेलियर के बायस जो है ना उसको डिले नहीं कर सकते। वैसे आप एक कॉपी पेन रख लिया करें अपने पास कुछ चीजें नोट करने के लिए, अगर आपको फील होता है कि इंपॉर्टेंट है तो वो नोट कर लिया करें। उसके बाद है वो तो मैंने ये जो भी सारा इसमें वही है सारा बताया मैंने आपको। 9.3 का जो मोइंग का अगला पार्ट है उसमें भी यही है कि आपने मोइंग का अमल ऐसे करवाना है कि दोनों टीमों को जो है ना फेयर चांस मिले, चाहे वो आउटफील्ड की मोइंग है चाहे पिच मोइंग है, वो यूनिफॉर्मिटी जो है ना उसके अंदर रहनी चाहिए, ताकि उनको एक जैसी प्लेइंग कंडीशन जो है ना वो अवेलेबल हो सके। उसमें दूसरा ये है कि वही कि अगर किसी वजह से ऐसा है कि आउटफील्ड की मोइंग जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल नहीं है, मैन पावर नहीं है, और और कोई वजह है और वो मना कर देते हैं कि जी आउटफील्ड की मोइंग नहीं करेंगे, तो फिर आप कैप्टन को बता देते हैं कि आउटफील्ड जो है ना एज इट इज़ रहेगी मल्टीपल डेज गेम में, या जो डे गेम है उसमें भी आउटफील्ड के ऊपर कोई काम नहीं होगा। अब आगे है टाइम ऑफ मोइंग है, और उसमें मोइंग का जो अमल है वो 30 मिनट्स जो है ना जब रहते हो मैच शुरू होने के, पिच मोइंग जो है ना वो अमल जो है ना वो 30 मिनट्स बिफोर कंप्लीट कर लेना चाहिए। हम लोग अक्सर आके ग्राउंड में 8:30 बजे ही काम करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं, उसमें अर्लीस्ट का कोई जिक्र नहीं है, 8 बजे भी आप उसको करा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो मोइंग का अमल है जो टीमें आ जाए तो उनके सामने करवा दें, तो समटाइम वो टीमें नहीं आती, हम पहले ही पहुंच जाते हैं ना, टीमें बाद में पहुंचती हैं, तो हो सकता है कि कोई एतराज़ कर दे हमने तो देखा नहीं मोइंग होते हुए। तो मोइंग का अमल कोशिश करें कि उस टाइम पे करवाएं जब जो है ना वो टीमें मौजूद उनके सामने ये अमल हो रहा होगा। और स्वीपिंग से पहले ये अमल होगा नेचुरली, और रोलिंग उसके बाद होगी स्वीपिंग के बाद। डैबिस भी मूव की जाएंगी, अगर स्वीपिंग नहीं हो रही है और पड़ी है तो डैबिस बाई हैंड भी मूव हो सकती हैं। जो आउटफील्ड मोइंग का अमल हमने बता दिया आपको कि वो मैच स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले तक जो है ना वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आगे है नेक्स्ट है वाटरिंग द पिच है, 9.4 है। तो मैच के दौरान में हम पिच की वाटरिंग बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कुछ मैचेस में ये होता है कि स्क्वेयर की पिचेस जो है ना वो तैयारी के महल में होती हैं, तो ग्राउंडमैन जो है वो 1 डे बिफोर हमसे बात कर लेता है कि मेरे पास एक वाटरिंग प्लान है स्टेयर के लिए। तो वो अपने देखना है कि आखिर उस वाटरिंग से मेन पिच इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर आप फील करते हैं कि मेन पिच इफेक्ट नहीं होगी उस वाटरिंग से तो आप अलाउ कर देते हैं उस वाटरिंग को। लेकिन यह है कि आप कैप्टन को जो है ना बता दें, इसमें कैप्टन का कंसेंट नहीं चाहिए होता, लेकिन आपने मैच रेफरी और कैप्टन को बताना ज़रूर है कि इनका बिटवीन द डे कोई वाटरिंग प्लान भी है। जैसे आमतौर पे हमारा ये होता है कि 4 डे मैच के बाद 1 डे मैच होता है फॉरन, उसकी तैयारी भी होती है, कोई नेक्स्ट मैच होता है उसकी तैयारी हो रही होती है, मौसम के लिहाज से वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो ये ऑप्शन मौजूद है कि वाटरिंग जो है एडजस्टमेंट जो स्केयर है उसकी हो सकती है। उसके बाद आ जाता है कि री मार्किंग क्रीज है, जो जब भी देखें हम लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपने क्रीजेस के लिहाज से चलना होता है, नो बॉल्स आपकी हैं, रन कंप्लीशन है, तमाम चीज़ें हैं उसको आपने
जो क्रीजेस है उसके लिहाज से, क्रीज मार्किंग के लिहाज से करना होता है। तो जब भी मौका मिले तो जो लाइनें हैं उसको आपने रीमार्क करवाना है, ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है लाइन की वो बेहतर रहे, और आपको डिसीजन देने में जो है ना, लाइन डिसीजन देने में आसानी हो। तो ये ब्रेक्स में या जब भी आपको लगे कि मुश्किल हो रही है तो इसको रीमार्क आपने करवा लेना है, मार्किंग करवा लेनी है। उसके बाद है कि मेंटेनेंस ऑफ फुट होल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें ये है कि जो फुट होल्स होते हैं ना, वो आमतौर पे क्या होता है कि जो बॉलर्स होते हैं ना, उन बार बार इनका पाँव एक ही जगह पे गिर रहा होता है ना, जो बॉक्स होता है उसके अंदर, जो उनकी पॉपिंग क्रीज होती है उसके पास करीब गिर रहा होता है। उससे ये होता है कि अगर मल्टीपल डे मैच है या सिंगल डे मैच है तो आपको मतलब वो लगता है कि वो गड़ा इतना ज़्यादा हो गया बैट्समैन के खड़े होने से एक ही जगह पर, या बॉलर्स के पाँव पड़ने से, कि वो गड़ा जो है ना वो डेंजरस होता जा रहा है ना। तो अगर डेंजरस ना भी हो, उसकी शक्ल तब्दील हो रही है सरफेस की, तो जो प्रूडेंट अंपायर होते हैं वो बेहतर होता है कि उसको वो जो क्विक सेट मटेरियल होता है उससे वो उसको भरवा लेते हैं। तो वो जो फिलिंग होती है, सेटिंग फिलिंग होती है, उससे ये होता है कि वो सरफेस अच्छी हो जाए, और नेक्स्ट डे आके जो मल्टीपल डे मैच है, किसी बॉलर को जो है ना वो इंजरी का जो खतरा है ना वो ना रहे, उसका जो फुट है अपने रन अपने फोर्स लेने के लिए अच्छा पड़े, और उसके लिए जो है आसानी हो। इस तरह बैट्समैन के खड़े होने में भी मुश्किल होती है, तो बैट्समैन को खड़ा होने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो ये जब भी हो मौका हो, आपको लगे कि ये चीज़ें अनफेयर हो रही है, तो उसको आप अपना करवा सकते हैं। मतलब सिंगल डे गेम में भी अगर वनडे गेम है तो पहले सेक्शन के बाद लगता है कि इसमें फुट होल इतना सॉफ्ट है कि बन गया है, तो वनडे में भी इसको आप रीफिल करवा सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है आपके ऊपर फुट होल को। होता नॉर्मली यही प्रैक्टिस है कि हम मल्टीपल डेज में जो है ना, जो डेज मैचेस होते हैं उसमें डे एंड के ऊपर फुट होल्स को जो है ना वो करवाते हैं, फिल करवाते हैं। वैसे ये अगर फोर्थ अंपायर अवेलेबल हो तो ये फोर्थ अंपायर की ड्यूटी में शामिल होता है कि वो फुट होल्स को जो है ना मेंटेन करवाए। इसके अलावा जो फुट होल्ड्स हैं, तो उसमें ये होता है कि umpires shall allow the players to secure their foothold by use of sawdust। और उसमें कंडीशन यही है कि जो पिच है वो डैमेज ना हो रही हो, तो sawdust के जरिए जो है ना इसको आप फिर फिल करवा सकते हैं। और आउटफील्ड में भी जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम है, और उसको भी आप जो है ना सेकंड डे से पहले उसको भी आप फुट होल्ड्स को जहाँ जहाँ मसला है वहाँ पे sawdust का यूज़ करके उसको बेटर करवा सकते हैं। लेकिन पिच के ऊपर यही है कि जो पिच का पार्ट है वही बॉक्स के तक ही होता है। प्रोटेक्टेड एरिया में आपने नहीं जाना, आपने सिर्फ वो जहाँ अगला लास्ट पाउंड पड़ रहा है रनअप के अंदर बॉलर का, या बैट्समैन जहाँ पॉपिंग पे खड़ा होता है ना उधर तक ही जाना है आपने। प्रोटेक्टेड एरिया को जो है ना इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि आगे तक भी तो फॉलो थ्रो में बन जाते हैं ना, डैमेज हो जाती है पिच। लेकिन ये आपने बस पॉपिंग क्रीज के जो पास पास है ना उधर ही रहना होता है, उससे आगे आपने नहीं मूव करना होता। ठीक है जी, हमारा आज का मुकम्मल हुआ। सॉरी कि आपको शायद जो है वो नज़र नहीं आया, स्लाइड नज़र नहीं आई, लेकिन स्लाइड्स आपको जो है ना वो इंशाल्लाह तो मैं शेयर कर दूंगा आपको। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर सकते हैं, इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपने करने हो तो कैन आस्क द क्वेश्चन। कोई आप में से क्वेश्चन करना चाहता है इसके बारे में, यू कैन आस्क। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। काम जी बोलें। अदनान भाई, अगर कोई बैट्समैन फॉर एग्जांपल डाउन द विकेट निकला है ना शॉट के लिए, जी जी। ठीक है, हाँ। और वो शॉट लगाते हैं उसके बैट से पिच की लगे, वो पिच में वो जो जगह है वो खराब हो जाए, ठीक है, हम्म। मतलब मिट्टी उससे हट जाए, और हाँ। लेकिन वो 5 यार्ड से दूर ना हो, डेंजर जोन में नहीं हो, तो उसका भी वो करवा सकते हैं प्रिपरेशन के लिए नहीं नहीं, उसका पीछे वाला हिस्सा भी ड्यूरिंग द मैच। पीछे वाला हिस्सा ही जो है ना वो करवाते हैं। उसका जो हमारे पास होता है ना, मतलब जो पॉपिंग क्रीज तक ही जा सकते हैं, उससे आगे आप जाते ही नहीं है नॉर्मली, उससे आगे नहीं जाते हैं ना ठीक रिपेयर है, के लिए। ठीक कंफर्म करना था ना। हाँ ठीक है, जी। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन कंफर्म करना अगर था। वो देखिए और सर उसमें एक बात है कि अगर उसमें एक ही ड्यूरिंग द, बात, उसमें एक ही बात है कि डेंजरस उस पार्ट से पिच डेंजरस हो जाती है। मतलब बॉल लग के कहाँ से कहाँ पहुंच जाता जी है सर, वो, लेकिन उस कंडीशन में फिर आप मैच बंद कर देंगे, ड्यू टू डेंजरस पिच आप मैच बंद कर देंगे ना, और फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हाँ हैं ना। जी, मतलब इसमें
उसका प्रोसीजर है पूरा ना, मैच बंद करने का, और उसको फिर कैप्टन को इनवाइट करने का, फिर सारा काम उस तरीके से तो फिर आप करेंगे ना उसको, उस अगर उस तरह चला जाएगा ना मामला कि वो डेंजरस बन जाएगा वो स्पॉट, हाँ जी फिर तो आप एक कंडीशन अप्लाई कर सकते जी, हैं। तो क्या, हाँ जी सर, फिर तो अगर ज्यादा हो। पूरी पिच को ही रिपेयर कर सकते हैं आप, मतलब वो तो मैच ही बंद कर दिया ना आपने। लेकिन अगर वो डेंजरस नहीं है एज इट, तो फिर जी वो जी स्पॉट ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं, तो पॉपिंग से आगे तो हम जा सकते ही नहीं ना। ऐसा मैच कराची में एक मैच हुआ था हमारे पीसीबी का ना, उसमें अंपायर्स ने वो कहा उनको कराची की ग्राउंड में कि आप उसको ना एरिया को कवर कर दें, और मैच बड़ा टफ मैच था, तो वहाँ पे उन्होंने रात को ना सारा का सारा एरिया ही उन्होंने ना फिल कर दिया, पूरी पिच को ही फिल कर दिया। तो उसका बकायदा बोर्ड में हेयरिंग हुई है, और एक अंपायर को कराची से, एक अंपायर थे, लाहौर से अंपायर थे, और बड़ा उनको ना मुश्किल सामना करना पड़ा उस, हालांकि गलती ग्राउंडमैन की थी या शरारत थी, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल मैच में हो चुका है कि ओवरनाइट जो है ना, वो अंपायर से कहने पे एक बंदे ने पूरी पिच को रिपेयर कर दी है सेटिंग लीडर के साथ। ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल थी, वो बड़ा मसला जी। हुआ था बोर्ड में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई पार्टिसिपेंट जो है वो बात करना चाहेंगे इसके अलावा? शहजाद साहब ने तो, शहजाद साहब भी थे हमारे, माशाल्लाह अंपायर की शर्ट पहनी हुई लगता है मुझे, स्टार नजर आ रहा है मुझे शहजाद साहब। जी सर, आज हम किए कि करके आया हूँ अभी। सही, गुड हो गया, सही है। कोई फीडबैक रबनवाज भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? ये की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? ठीक ठाक है इमरान भाई, सलाम। आप सुनाए ठीक ठाक है? अब मैं भी वीडियो तो ऑन कर दूं, अच्छा मैंने आज वीडियो नहीं ऑन की, मैं काफी बंदा हुआ हूँ, मुझे अच्छा। ठंड बहुत लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, इट्स सो मच कोल्ड हियर ना इन माय होम, ठंड बहुत ज्यादा है। जी ठंड है तो लग रही है। ठीक हो गया। अच्छा इमरान भाई, एक अगर सेकंड डे में जो मैच शुरू होने से पहले रूल है वो कप्तान कहे नहीं लेना, तो होगा या नहीं होगा? नहीं, कप्तान की चॉइस है, नहीं ना ले वो। अच्छा, उसमें सवाल ये उठ सकता है कि अच्छा लेने के फॉर्म में डिक्लेयर कर दे, मतलब एक पिच जो ऑलरेडी बड़ी खराब है, वो 7 मिनट का रोल लेके ना, हैवी रोल लेके कहते मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, जी अब क्या होगा हाँ जी बात? अच्छा, वो जो सवाल आप कह रहे हैं कि नहीं कहता, तो कोई बात नहीं, वो ना कराएं। लेकिन सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि समटाइम पिच इतनी खराब हो रही होती है ना कि लास्ट डे टारगेट अचीव करना मुश्किल होता है। एक जो बड़ा चालाक कैप्टन है ना, वो कह सकता है आपसे कि मुझे 7 मिनट जी का हैवी रोल दो, पिच को मैं तोड़ूं, जी और उसके फौरन बाद हम्म, कहता है जी मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब रोला मचता हाँ है ना, बात सवाल ही होता है। तो इसमें दूसरी बात यह है कि दूसरा कैप्टन क्या करेगा। देखो, उसमें दूसरा कैप्टन कोई इतराज नहीं कर सकता, वो डिक्लेयर कर सकता है, लॉ बाई लॉ वो रोल जी लेके भी डिक्लेयर कर सकता है, हालांकि चालाकी है बहुत बड़ी। लेकिन दूसरा कैप्टन पास ऑप्शन है कि वो मजीद रोल अपने लिहाज से वो ले सकता है, मतलब ये मना नहीं कि आप डिक्लेयर नहीं करेंगे रोल लेने के बाद, एक बॉल खेलेंगे। ये बड़ा अरसे सवाल होता रहा है हमारे कोर्सेज में ना, रिफ्रेशिंग में, कि जी वो तो 7 मिनट रोल ले लिया, उसको अंदर आना चाहिए, एक बॉल खेलना चाहिए, उसके बाद उसे डिक्लेयर करना चाहिए, उससे पहले भी वो डिक्लेयर कर सकता है। ये सवाल थोड़ा सा था क्रिटिकल बीच में। ये ओके चीज़ वैसे मैं ये बात करूँ, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हमारे, ये नोट कर लिया कि आप लोग पेन कॉपी लेके ना, ये कहीं मिलेंगे नहीं आपको, जी या रिकॉर्डिंग तो आती है, जी बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग देख के आप कर लिया करें। जी तो 200-300 मैच भी, 250-300 मैच भी हो गया पीसीबी का ना, तो एक्सपीरियंस से बंदा बड़ा गेन करता है। ये बहुत, बिल्कुल आपको तो पता है रबनवाज भाई, आपने तो पता नहीं हजारों मैच किए होंगे लोकल, कितने फड्डे होते हैं पता है आपको? बिल्कुल जो मैच आप करते हैं वो तो फड्डे ही बड़े होते हैं, लोग तो अवेयर ही नहीं होते चीजों के साथ ना। आपकी हिम्मत है, आप सॉल्व करते हो चीजों को, लेकिन हमने ये देखा है कि मुश्किल क्रिकेट है नीचे वाली। लेकिन जो टाइम जी गुजारता है ना, अब मैं आपको, मुझे यकीन है आपको मैच जितने पीसीबी का ना, अगर ग्रेड 2 का आप आराम से करा लेंगे, मुझे पता है माशाल्लाह जितना एक्सपीरियंस आपका है, वो तो बैड लक है ना, बट अब उसे बैड लक जी कहेंगे कि आप उस टाइम पे हुए कि बस ये वक्त वक्त की बात होती है जी, और कोई बात नहीं है। वक्त वक्त लेकिन ये है कि बिल्कुल माशाल्लाह मैंने बहुत लोगों को देखा, हनीफ साहब कितनी देर, मतलब बहुत देर से आए, वो बड़े अच्छे अंपायर थे, और बड़े बिल्कुल मालूम वाले, बड़ी मालूमात थी। तो बस ये किस्मत की बात है। अब जो लोग पास हुए हैं, देखें, ये हम आप लोग तो तरसते थे कि यार काश ये रिजल्ट हमें नजर आ जाए उस वक्त, जी 80% पे आप लोग थे, हाँ मुझे जी याद है शफीक साहब थे कि बेचारे कितना वो लगा रहा शफीक थे। बिल्कुल लेकिन ये है कि किस्मत की बात है यार, हालात कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं। बिल्कुल जी, किस्मत की बात है। मैं तो कहता हूँ अगर मुझसे भी, आपकी तरफ से मैं तो कहता हूँ मुझसे भी अच्छे अंपायर थे जो हम लोगों ने पास किया ना, हम तो पढ़ने लिखने वाले अंपायर थे, पता है आपको। हम तो बस पढ़ लिख जी के क्वालिफाई करके आगे सीख लिया ग्राउंड में आके। आप लोग में से कई ऐसे अंपायर थे जो ग्राउंड के बड़े अच्छे थे, लेकिन वो पढ़ लिख नहीं सके उस तरह से, या उनको नंबर नहीं आ सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझसे अच्छे अंपायर थे उस वक्त भी, जो कि लोकल क्रिकेट कर रहे थे, आज भी हैं। जी सर, आज भी बहुत
हाँ जी, आज भी लोकल क्रिकेट आपको पता है कितनी मुश्किल है हाँ जी, और क्या क्या उसमें। मैं तो रिस्पेक्ट ही बड़ी करता हूँ, पता है मैं कभी आपसे, आपको पता है ऑन फील्ड मुझे कोई लोकल नहीं नहीं, अंपायर मिल आप जाए तो मैं हमारे माशाल्लाह आपसे बड़े पुराने हाँ ताल्लुकात जी हैं जी रिस्पेक्ट मैं करता और हूँ इसलिए कि आपसे आप लोग बहुत सर्विसेज बहुत दे रहे कुछ हो। सीखते हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जितने भी लोग हैं, मतलब अब यंगस्टर आ रहे हैं, इमरान है, इरफान इरफान इम्तियाज जी है, सब लोग हैं, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यार अपने को डेवलप करते रहो। रमजान भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें कि क्रिकेट अंपायरिंग जो है ना वो बड़ी मुश्किल चीज़ है, और ये आती है तजर्बे के साथ, और बंदे ने जब फंसना होता है बिल्कुल ना तो फंसने में जी सेकंड लगते हैं बंदे को, ये मुश्किल काम है। मैं लोगों से कहता हूँ यार कभी सोचो ना कि आप अच्छे अंपायर हो, और सोचो कि मैं लर्निंग अंपायर हूँ हमेशा। मैंने आज तक सोचा कि मैं लर्निंग अंपायर हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं परफेक्ट अंपायर बन गया हूँ, क्योंकि उससे लर्निंग आपकी ना खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल सर, अगर जहन में यही चीज होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए उकसाती है, हाँ जी, हम लर्निंग अंपायर हमेशा खुद सोचते को हैं। लर्निंग अंपायर कहें आप। बड़े बड़े बिल्कुल अंपायर मारे गए हैं ऊपर, मतलब जब ऊपर वक्त पड़ा है ना तो उनको समझ नहीं आती थी करना क्या है। हम्म, तो बस अल्लाह से दुआ करें कि ग्राउंड में जब जाएं तो अल्लाह ताला आपके कानों जी को आंखों को ना बिल्कुल ठीक रखे और एक गैबी मदद करता रहे। मैं तो कहता हूँ अंपायरिंग बिल्कुल होती ही गैबी मदद से। मैं बता रहा हूँ बड़े ऐसे मौके आते हैं कि आप एरर कर जाते हो, लेकिन अल्लाह ही है जो उस पर पर्दे डाल देते हैं। ये बड़ा ऐसा है, ऐसा अमल है, ऐसा शोभा है, पेशा है जिसमें आप अल्लाह के आसरे पे होते हैं मुकम्मल मुकम्मल तौर पर। बिल्कुल सर। जी सर, और कोई किसी की अगर कोई थोड़ा सा तो लेक्चर। अदनान भाई आपने वो ग्रुप में लोगों की एंट्री बंद कर दी है। नहीं मैंने एंट्री नहीं बंद की थी, अच्छे मैंने भले कहा सवाल मिलते रहते थे नहीं मैंने एंट्री बंद नहीं इसका। की थी। मैंने कहा था कि उसमें ना सवालों के अलावा भी ना इतने ज्यादा फिर मैसेज आ जाते थे ना, तो पर्सनल मैसेज। कई बहुत ज्यादा करने लग पड़े। यार वो ना, अब मैंने ये क्लासेस का अमल शुरू किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 जी क्लासेस ले लूँ हफ्ते में, ताकि काम खत्म करूँ मैं बिल्कुल अपना जो मैंने लिया है उसमें करते रहेंगे। फिर वो जो अपना हमारा जी मैसेज है ना वो नहीं पहुंच पाता, लेकिन आप करें कोई हाँ जी। बात नहीं, मैंने उसको ऑन कर दिया। मैंने वो 24 घंटे के लिए बंद करता हूँ जब मैसेज छोड़ता हूँ अपना ना, ताकि सब लोग अच्छा पढ़ अच्छा लें। 24 घंटे के लिए बंद बिल्कुल करता हूँ, मैं नहीं बंद करता अपना। 24 घंटे बाद अभी भी खुला हुआ है वो, मैसेज ओपन है एडमिन के अलावा। बहुत एडमिन का मैसेज जब बहुत आता है, बहुत 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 अच्छे सवाल आते हैं, हाँ जी हाँ एक जी, दूसरे से करते हैं, जवाब बस जी शेयर जी करते बिल्कुल, हैं। वो करें आप, बिल्कुल आप करें, उसमें करें, लेकिन जब मैसेज क्लास का आता है ना उस टाइम मैं 24 घंटे की रोकता हूँ सिर्फ, कि चलें अच्छा वो मैसेज सबको ठीक मिल जाए। क्योंकि वो हमारा मैसेज ठीक वो स्टोर चला जाता है ना, तो कोई छुप जाता है। पढ़ ही नहीं पाते मैसेज को। हाँ तो जी उसमें उसमें बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब मैं कोई क्लास लूंगा तो 24 घंटे के लिए बंद करूंगा, बकाया आप करते रहें, लेकिन फिर उसमें ना वो ना करें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, तो इधर उधर ना करें यार, उसमें भी मैसेज ना वो वो कई सवाल निकल जाते हैं, जैसे लॉस कई ऑफ यार फिजिक्स। दोस्त ऐसे हैं ना, वो करते हैं, हम तो हाँ सवालों के जी जी, तक ही रहते हैं। उस देखिए सोशल सोशल ग्रुप तो है ही ना हमारा। अब मेरा तो मकसद था हाँ लर्निंग जी ग्रुप बनाने का ना, लर्निंग ग्रुप था एक बिल्कुल मेरा, वो मतलब वो शुरू हो गया इक्विपमेंट का, थोड़ा उसमें वो शेयरिंग हो जाती है। लेकिन कोशिश करें हाँ जी आप टॉपिक पे रहें। मैं तो 24 अभी तो वो ओपन है, जब से मैंने वो शेयर किया वो ओपन है, लोग खुद नहीं कर रहे, मैंने अच्छा मना नहीं किसी को किया। हाँ, आप आप करें, क्वेश्चन करें, आप उसमें डिस्कस करें चीज़ों को, मैं तो चाहता हूँ करें, लेकिन अब ठीक बस है कि एक पैटर्न से करें, अच्छी बात है, ताकि वो याद रहे चीज़ें के साथ। ओके जी, टाइम क्लोज होने लगा है। जी सर। आप आज हमारी इतनी ओके क्लास नेक्स्ट में शेयर करूंगा, 2-3 दिन में नेक्स्ट बनाता हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगी। नेक्स्ट टाइम। ठीक है इंशाल्लाह होगी। अपना खास ख्याल रखें, सेहत का भी ख्याल रखें, ठंड से बचें। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।